गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश कानंगो है और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर सी प्रोग्रामिंग हिंदी सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है कंसोल इनपुट आउटपुट। बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम कंप्यूटर के ही बारे में बात करें सो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करती है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट प्रोग्राम को दिया जाता है। प्रोग्राम उस दिए गए इनपुट के आधार पर डिजायर्ड आउटपुट हमें प्रदान करता है। अर्थात यानी कि बिना इनपुट दिए प्रोग्राम को हम प्रोग्राम से आउटपुट की आशा नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि मैं इनपुट आउटपुट की बात करूं तो बेसिकली यहां पर दो प्रकार के इनपुट आउटपुट होते हैं। एक होता है कंसोल इनपुट आउटपुट जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और एक होता है फाइल इनपुट आउटपुट, जिसमें से आज का हमारा लेक्चर टोटली बेस्ड है थ्योरेटिकल कंसोल इनपुट आउटपुट पर। सबसे पहले हम समझेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट क्या है, फिर हम समझेंगे इसके बारे में कितने प्रकार के इनपुट आउटपुट होते हैं कंसोल में, फिर हम देखेंगे इसके स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले बाय डेफिनेशन चलते हैं, व्हाट इज कंसोल एंड व्हाट इज कंसोल इनपुट आउटपुट। सो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रत्येक प्रोग्राम को इनपुट की आवश्यकता पड़ती है डिजायर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। अतः कंसोल एक प्रकार से उन ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है जो किसी भी प्रकार की स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट लेता है तथा आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जनरेट करता है। यानी कंसोल एक ऐसी कॉम्बिनेशन है, उस प्रोसेस को हम कंसोल बोल सकते हैं जिसमें दोनों चीजें आती हैं। यानी टेकिंग इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड and providing output to the standard output device that is monitor. So that combination is called console. Okay, so basically अगर मैं इसको समझाने का प्रयास करूं so आप सिंपली समझ सकते हैं कि माना कि ये आपका एक प्रोग्राम है, आप इसको ऐसे समझ लो, और माना कि यहां पर आपके पास में है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज योर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, एंड ये यहां पर है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, एंड दैट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड मॉनिटर। इट इज मॉनिटर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मॉनिटर। क्या बोलेंगे? मॉनिटर। ओके, और ये जो है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? कीबोर्ड। ये मॉनिटर क्या कहलाता है? इस मॉनिटर को हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ओके, ये कहलाता है हमारा मॉनिटर, और जो इस प्रोग्राम को इनपुट देगा या जिसकी सहायता से हम इनपुट देंगे उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, एंड दैट इज कीबोर्ड। मतलब कि प्रोग्राम को इनपुट दिया जाता है इस कीबोर्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से दिया जाता है? इस कीबोर्ड के माध्यम से प्रोग्राम को इनपुट दिया जाता है। माना कि ये इस टाइप से, और प्रोग्राम जो भी डेटा प्रोसेस करेगा और डेटा को प्रोसेस करने के बाद में जो भी आउटपुट प्रोग्राम से जनरेट होगा उस आउटपुट को प्रोग्राम देगा किसको? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को, यानी किसको देगा? वो देगा मॉनिटर को। ओके, ये इस टाइप से हम ये समझ सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली यहां पर ये जो है ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, कोई भी सी प्रोग्राम हम मान लो इसको हम बोल रहे हैं सी प्रोग्राम।
सो ये इनपुट लेता है, उस इनपुट को ये यहां पर क्या करता है, उस इनपुट को ये यहां पर प्रोसेस करता है, यानी प्रोग्राम इनपुट लेगा और उस इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके जो भी आउटपुट जनरेट होगा उसको मॉनिटर को देगा। दैट कंबाइंड प्रोसेस, ये जो कंबाइंड प्रोसेस है, ये कंबाइंड प्रोसेस कहलाती है कंसोल। यानी इसमें दोनों चीजें आती हैं, इसमें इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी आती है, उससे इनपुट लेना और उसको प्रोसेस करके मॉनिटर पे आउटपुट को रिप्रेजेंट करना, ये कंबाइंड प्रोसेस कहलाती है कंसोल। और इसी के कंसोल के ऊपर जो ऑपरेशन करता है इनपुट लेने का, आउटपुट देने का, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट। दैट ओवरऑल ऑपरेशन इज कॉल्ड एज कंसोल इनपुट आउटपुट। ओवरऑल कंसोल किसको बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कंसोल किसको बोलते हैं, दैट प्रोसेस, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस and providing output to the standard output device. Okay, that process, that combination is known as console. Okay, so वही डेफिनेशन में हमारे सामने लिखा है कि so console जो है वो कॉम्बिनेशन है ऑपरेशंस का, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम इनपुट लेते हैं और इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं और आउटपुट को जनरेट करते हैं मॉनिटर के द्वारा। ओके, अब बेसिकली इनपुट आउटपुट को दो डिवाइडेड किया गया, दो प्रकारों में सी प्रोग्रामिंग में। एक है आपका कंसोल इनपुट आउटपुट और एक है आपका फाइल इनपुट आउटपुट। और कंसोल के ऊपर जो बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और फाइल इनपुट आउटपुट के ऊपर जो बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस काम करते हैं उनको हम बोलते हैं फाइल इनपुट आउटपुट। So basically there are two types of input output in C programming language. One is console input output and another one is file input output. Okay, तो ये दो प्रकार की कैटेगरीज हैं, कंसोल और फाइल। और कंसोल पर जो फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस काम करेंगे उनको हम बोलेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और जो फाइल के साथ जो फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस काम करेंगे उनको हम बोलेंगे फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ओके, अब अगर मैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात करूं, सो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, फंक्शंस व्हिच आर हेल्पफुल टू टेकिंग इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। वे फंक्शन जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के द्वारा यानी कीबोर्ड के द्वारा इनपुट लेते हैं, ओके, और उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट हमारे सामने आता है, उस आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज मॉनिटर के द्वारा डिस्प्ले करवाते हैं। और ये जो काम है, इनपुट लेना और उसको मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाना, ये जो काम है ये लाइब्रेरी, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस करते हैं। मतलब इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस करते हैं, ये सी के साथ आते हैं। ओके, सो ऐसे फंक्शन जो ये काम करते हैं, ऐसे फंक्शन जो इन दोनों उस पे काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ओके, और मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों मिला दे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है कंसोल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब जो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, देखिए एक्चुअल में ये जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को ही पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को ही पढ़ना है। ऐसे फंक्शंस जो इनपुट लेते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो इनपुट में काम आते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो आउटपुट में काम आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो इनपुट के लिए काम में आते हैं, वो है स्कैनएफ। ओके, फिर अगर मैं बात करूं गेट ch, गेट che, गेट char, ओके, और यदि मैं बात करूं कि ऐसे कौन से फंक्शन है जो आउटपुट के लिए काम में आते हैं, तो वो है printf, ओके, puts, ओके, पुट ch, पुट char। ये जो फंक्शंस हैं ये अलग अलग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कुछ इनपुट के लिए काम में आते हैं, कुछ आउटपुट के लिए काम में आते हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के भी दो प्रकार हैं। सो यहाँ पर कंसोल इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस हैं उनके भी फिर दो प्रकार हैं। तो एक प्रकार है फॉर्मेटेड फंक्शंस और दूसरा जो प्रकार है दैट इज अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। सो आज के जो लेक्चर है हमारा उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ फॉर्मेटेड फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉर्मेटेड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अनफॉर्मेटेड के बारे में नहीं पढ़ रहे। सो फॉर्मेटेड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेटेड फंक्शंस क्या होते हैं,
ओके, तो यदि मैं इसकी बात करूं तो आपको इसके बाय डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि फॉर्मेटेड फंक्शंस होते क्या है। ऐसे फंक्शंस जो इनपुट को एक फिक्स्ड फॉर्मेट में लेते हैं। ओके, मतलब कहने का यह है कि जैसा आप इनपुट दोगे वैसा का वैसा इनपुट लिया जाएगा। उसके इनपुट के प्रकार में हम डायनामिक टाइम पर, रन टाइम पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम उसके प्रकार में यानी फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते। जैसा इनपुट हम, जिस फॉर्मेट का इनपुट हम देंगे वही फॉर्मेट का इनपुट हमको लेना पड़ेगा। सो ऐसे फंक्शंस जो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं और जिनका फॉर्मेट फिक्स्ड है। ओके, और इसके अलावा जैसे उस फॉर्मेट में क्या होता है कि कैरेक्टर्स को जैसे प्रदान दिया जाएगा, इनपुट दिया जाएगा, वैसे ही उनको प्रिंट किया जाएगा। ओके, अब ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो इस कैटेगरी में आते हैं? तो ऐसे बेसिकली दो फंक्शंस हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, एक है प्रिंटफ एंड दूसरा फंक्शन है स्कैनफ। प्रिंटफ फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। दैट मीन्स प्रिंटफ के अंदर आप जो भी लिखोगे वो डिस्प्ले होगा मॉनिटर पर, कंसोल पर। और स्कैनफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि इनपुट लेता है। ओके, तो देखो प्रिंटफ की बात करूं या मैं स्कैनफ की बात करूं, इनका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है और ये उसी प्री डिफाइंड फॉर्मेट के अंतर्गत इनपुट या आउटपुट जनरेट करते हैं। ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है फॉर्मेटेड फंक्शंस। ओके, अब अगर मैं बात करूं प्रिंटफ फंक्शन की, जिसे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, बेसिकली ये जो लेक्चर है हमारा, ये हम प्रिंटफ और स्कैनफ की बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रिंटफ की। और प्रिंटफ सी में सबसे पहले प्रोग्राम में आपने प्रिंटफ पढ़ा था। जब हम सी में बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं तब हमने वहां पर प्रिंटफ के बारे में पढ़ा था। प्रिंटफ की अगर मैं बात करूं तो प्रिंटफ एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, जैसा कि मैंने बताया। और ये जो फंक्शन है ये आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के काम में आता है। मतलब आप इसमें जो भी पास करोगे ये उस फंक्शन, ये उसे जो भी आप इसमें पास करोगे, आप इसमें स्ट्रिंग पास करोगे, जो भी डेटा इसमें पास करोगे, जो भी वैल्यू इसमें पास करोगे, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। सो इसका जो सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स, और इसके बारे में सारी जानकारी वो डिफाइंड है stdio.h हेडर फाइल के अंदर। कहां पर डिफाइंड है? इसका जो भी बेसिक सिंटेक्स है, इसका जो भी बेसिक सिंटेक्स है वो कहां डिफाइंड है? stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है। इसीलिए जब भी हम प्रोग्राम में प्रिंटफ का प्रयोग करते हैं, जब भी हम उस प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल दैट इज stdio.h को भी इंक्लूड करवाते हैं, क्योंकि प्रिंटफ एक स्टैंडर्ड बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है। इसकी मदद से इसमें पास किया गया स्ट्रिंग या फिर कोई भी वैल्यू को हम स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जिसके बारे में सारी जानकारी इस फाइल के अंदर है। तो यदि मैं ये फाइल नहीं लगाऊंगा तो कंपाइलर को ये प्रिंटफ के बारे में इंफॉर्मेशन या इसकी डेफिनेशन नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए जब भी हम प्रिंटफ का प्रयोग करते हैं हम stdio.h जरूर लगाते हैं। अब इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखें। इसका जनरल फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो जनरल फॉर्मेट क्या है कि प्रिंटफ नेम ऑफ द फंक्शन और फॉर्मेट स्ट्रिंग, यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका अगर मैं जनरल जो फॉर्मेट है अगर मैं उसको एलिब्रेट करूं आपके सामने प्रिंटफ का जनरल फॉर्मेट, तो यदि मैं उसकी बात करूं, प्रिंटफ की जनरल फॉर्मेट की बात करूं, तो आप ध्यान से समझे। मैंने लिखा प्रिंटफ, नेम है फंक्शन का, और इसके बाद मुझे लिखना है फॉर्मेट स्ट्रिंग। यहां पर क्या आएगा? फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा, और यहां पर आएगा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। मतलब आप इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स दे सकते हैं। ओके, सो ये इस प्रकार का फॉर्मेट आता है। सर अगर मान लीजिए मुझे ये फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं देना हो, सिंपल मैसेज देना हो, तो सिंपल मैसेज मैं कैसे दूंगा? सो आप सिंपल मैसेज दे सकते हो। कैसे दूंगा मैं सिंपल मैसेज? सिंपल मैसेज आप दे सकते हो सिंपली, है ना। कैसे दोगे आप? आप सिंपल लिख सकते हो प्रिंटफ, और इसके अंदर आप जो भी देना चाहते हो, यहाँ पर आप जो भी कैरेक्टर सीक्वेंस या जो भी स्ट्रिंग लिखना चाहते हो वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पर आप जो भी कैरेक्टर सीक्वेंस देना चाहते हो, कैरेक्टर सीक्वेंस मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, या स्ट्रिंग आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो।
अब आप यहाँ जो भी जैसे कैरेक्टर सीक्वेंस दोगे ये वैसे की वैसी प्रिंट करेगा। यही तो हमने डेफिनेशन में देखा। सो इट टेक्स कैरेक्टर्स बाय एनी सीक्वेंस एंड प्रिंट ऑल ऑफ देम बाय दैट सीक्वेंस ओनली। ओके, नाउ यहां पर आपको क्या करना है, देखिए अगर कोई आप वैल्यू या वेरिएबल प्रिंट करा रहे हो तो आपको यहां पर ये फॉर्मेट स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट को जो फंक्शन फॉलो करते हैं इनको बोलते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस, फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस फॉर्मेट स्ट्रिंग की, अगर मैं इसकी बात करूं फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करूं तो इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपको यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप, यहाँ पर आप दे सकते हो फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज परसेंटेज स्टार्टिंग विद परसेंटेज। अगर आप ये यहाँ पर वैल्यू इंटीजर ले रहे हो, मान लो कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हो, कैसा वेरिएबल ले रहे हो आप, इंटीजर वेरिएबल ले रहे हो, तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको देना पड़ेगा %d। ये हमने सब स्टार्टिंग में देखा है। अगर आप यहाँ पर एक वैल्यू ले रहे हो फ्लोट, अगर आप फ्लोट वेरिएबल ले रहे हो यहाँ पे, ओके फ्लोट वेरिएबल ले रहे हो, सो फ्लोट वेरिएबल और ये दोनों वेरिएबल आपस में बाय कॉमा सेपरेट होंगे। सो यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना है दैट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज %f। आप इस प्रकार से ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस यहाँ पर आपको फॉर्मेट, एक तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर दे सकते हो स्टार्टिंग विथ परसेंटेज सिंबल, और दूसरी चीज आप इसमें पास कर सकते हो स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस में मतलब यदि आपको नेक्स्ट लाइन के लिए कुछ कैरेक्टर देना हो, जैसे बैकस्लैश आप यूज करना चाहते हो, आपको वैल्यूज के बीच में टेप देना हो तो आप \t यूज कर सकते हो। तो आप स्केप सीक्वेंस का यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो आपका फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है printf में। और यदि मान लीजिए आपने कैरेक्टर सीक्वेंस दिया, यहाँ पे कैरेक्टर सीक्वेंस दिया मतलब सिंपली आपने लिखा डबल कोट्स के अंदर, आपने अगर यहाँ पे लिखा हेलो, सिंपली क्या लिखा आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा हेलो। अगर आपने सिंपली हेलो लिखा तो ये सिंपली हेलो HELLO को प्रिंट कर देगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं इस सीक्वेंस की तो यहाँ पर क्या क्या आता है, वेयर द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन कंटेन कैरेक्टर सिंपली प्रिंटेड एज दे आर। मीन्स अगर मान लीजिए आपने सिर्फ कैरेक्टर्स दिए तो उन कैरेक्टर्स को एज इट इज प्रिंट कर देगा, जैसे हमने यहाँ पर हेलो दिया था। ओके, और फॉर्मेट स्पेसिफायर मेनली ये क्या रखता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट बिगिन विद परसेंटेज साइंस। ये मैंने आपको भी बताया कि ये यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर रखता है जिस प्रकार की वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो। यानी यदि ये मान लीजिए आप यहाँ पर इंटीजर प्रिंट कर रहे हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी %d। अगर यहाँ पे फ्लोट ले रहे हो आप नंबर सेकंड पे तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %f। अगर आप कैरेक्टर ले रहे हो तो %c। ऐसे अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो इसको आइडेंटिफाई करता है वो लेफ्ट टू राइट करता है। कैसा करता है, लेफ्ट टू राइट करता है। मतलब यहाँ से जैसे जैसे लेफ्ट साइड से इसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेगा, एसोसिएटिविटी जो प्रिंटफ की है वो लेफ्ट टू राइट है। सो यहाँ से जैसे जैसे ये पढ़ना जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं वो डिस्प्ले होते जाएंगे। ओके, नाउ स्केप सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम स्केप सीक्वेंस भी डाल सकते हैं, जैसे जो बिगिन करते हैं इस साइन के द्वारा। तो ये कुछ चीजें हम यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर डाल सकते हैं। ओके, इसके दो पार्टीशन होते हैं, दो आर्गुमेंट मेनली ये लेता है, एक होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग और दूसरा होता है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। जितने प्रकार के वेरिएबल्स आप इसमें लेंगे उतने प्रकार के आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देने पड़ेंगे। ओके, फिर अगर हम इसमें आगे बढ़े, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने प्रिंटफ बहुत यूज किया है, मैं जस्ट आज एक प्रिंटफ का ऑपरेशन कर रहा हूँ। जस्ट बेसिकली मैं प्रिंटफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जनरेट कर रहा हूँ। ओके, फिर एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम प्रिंटफ का लें, जैसे a बराबर 34 एंड फ्लोट b बराबर 65.5, और ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आउटपुट दिया। आप यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो इस आउटपुट को ध्यान से देखें। ये लेफ्ट टू राइट चलेगा तो सबसे पहले ये स्क्रीन, अगर मैं कंसोल की बात करूं, यहाँ पर मान लीजिए कंसोल है तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा a = अब a = में ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने दिया है दैट इज %d। क्या दिया है यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने, %d। सो इस %d के लिए कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, सबसे पहले a। सो इस a की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, दैट a वैल्यू इज 34। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 34। ओके, अब 34 प्रिंट हो गया। 34 प्रिंट होने के बाद में है एस्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस जो है वो \n बता रहा है। सो ये जो कर्सर है यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा फिर अगला कैरेक्टर है b =
इट इज नेक्स्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पर आ जाएगा बी एंड देन इक्वल टू, बी इक्वल टू, और उसके बाद है यहाँ पर परसेंट एफ। परसेंट एफ जो है ये अगली वैल्यू के लिए, दैट इज फ्लोट। सो ये जो परसेंट एफ है ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। सो यहाँ पर वैल्यू हमने दे रखी है 65.5 और साथ में प्रिंट करेगा बिकॉज इट इज फ्लोट, सो ये प्रिंट करेगा 0। कितने 0 प्रिंट करेगा टोटल? आफ्टर डेसिमल, आफ्टर पॉइंट देयर आर 6 डिजिट्स, ओके। सो ये 5 प्रिंट करेगा, ये आपका आउटपुट जनरेट होगा, ओके। सो इस प्रकार से ये आपका प्रिंटफ लेफ्ट टू राइट में एसोसिएटिविटी कैसी होती है इसकी, L2R किधर से सॉल्व करेगा ये, L2R इस प्रकार से। तो यहां से इसको पढ़ेगा और यहां से इसको सॉल्व करते जाएगा, ठीक है। ये इसका एक फर्स्ट बेसिक एग्जांपल हमने लिया प्रिंटफ का, और ये आपने सॉल्व किया होगा, ये आपने बनाया भी होगा कई बार, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ना। तो किस प्रकार से ये काम करता है ये मैंने आपको भी बताया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट है हमारे पास में। सो इंटीजर की जो कैटेगरी है उसमें इतने प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं शॉर्ट साइन की बात करूँ तो उसके लिए आप %d लगा सकते हैं या %i लगा सकते हैं कैपिटल में। अगर शॉर्ट अनसाइंड की बात करूँ तो आपको %u लेना है। अगर लॉन्ग साइंड की बात करूँ तो LD। अगर आपको लॉन्ग अनसाइंड की बात करूँ तो LU। अगर आपको लॉन्ग अनसाइंड हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो %x। अगर अनसाइंड ऑक्टल की बात करूँ तो %o। इतने प्रकार के इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। अगर मैं रियल की बात करूँ, जैसे फ्लोट अभी आपने यूज किया %f, और अगर मैं डबल की बात करूँ तो आपको यूज करना है %lf, ओके। और यदि मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो दोनों में %c है, लेकिन यदि मैं कैरेक्टर सीक्वेंस की बात करूँ, दैट इज स्ट्रिंग की बात करूँ, यदि मैं स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूँ तो फिर यहाँ पर यूज करना है %s। ये सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में आएंगे स्कैनफ के साथ भी। तो यदि आप स्कैन करा रहे हैं या इनपुट करा रहे हैं ऐसी वैल्यू जो लॉन्ग साइंड है तो आप वहाँ यूज करेंगे %ld, ओके। अगर आप ऐसी वैल्यू यूज करा रहे हैं जो शॉर्ट है या इंटीजर नॉर्मल इंट है, सो %d यूज करते हैं आप। तो आप स्कैनफ के साथ भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप यूज कर सकते हैं प्रिंटफ के साथ भी। और ये अलग अलग प्रकार के हमें कुछ एक ही पता होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पूरा एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पर रख दिया है, ओके। अब थोड़ा सा मोर आगे बढ़ते हैं प्रिंटफ के बारे में, बेसिक डिटेल्स जानते हैं हम। अभी एलोबरेट कर रहे हैं प्रिंटफ स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन को। तो अगर मैं इस की बात करूं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ था प्रिंटफ फंक्शन, और एक एग्जांपल हमको कंसीडर करना है यहाँ पर a बराबर 34। और यहाँ पर देखें, ध्यान दें, यहाँ पर आपको ये इस टाइप से दिख रहा है, ये एक नई चीज आपको दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको समझना है। ये जो आपको आपके सामने आ रहा है ये कई बार कॉम्पिटिटिव और आपके कैंपस प्लेसमेंट में पूछा जाता है, हम इसको देख के घबरा जाते हैं, लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना है चीज क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे प्रिंट होता है। देखिए, एक्चुअल में ये जो कंसोल है जहाँ पर ये आपका डिस्प्ले होगा, इस कंसोल के ऊपर कुछ कॉलम्स हैं, है ना, कुछ कॉलम्स यहाँ पर बने हुए हैं कंसोल पे। स्टार्टिंग कॉलम जो होता है उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, then 7, then 8, then 9, इस टाइप से। ये 0 to 9 है, दैट मीन्स 10 कॉलम है। और फिर अगेन क्या हो जाता है, यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे चलता है। अब यहाँ पर जो पहले प्रिंटफ की बारे में मैं बात करूँ, सो पहला प्रिंटफ इज नॉर्मल, सो बाय डिफॉल्ट इट विल प्रिंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड से यहाँ से प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है A, तो उसके पहले ये मैसेज प्रिंट करेगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसको कैसे आप समझ सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि मैं इसको एक बॉक्स बना के आपके सामने रखूँ, है ना, सो आप बॉक्स बना के कैसे हम इसमें रख सकते हैं, इस प्रकार से। सो ये आपका है A, ये 0 के लिए, और यहाँ पर आ गया इक्वल टू, ये हो गया आपका 1 के लिए, ओके। और अब A की वैल्यू है 34, सो यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा, इस वाली जगह पे
यहाँ पर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट 34, और यहाँ पर जो बाकी की जगह है ये खाली रहेगी, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे पूरी जगह पे ये ब्लैंक स्पेस कर देगा खाली। ओके, ये पूरा खाली रहेगा यहाँ पे, समझे बात को ध्यान से आप, ये पूरा खाली रहेगा। मैं ये बॉक्सेस नहीं बने रहेंगे, ये आप ध्यान से समझे बात को, ये सिंपली ऐसा दिखेगा नहीं आपको पीछे, ठीक है। मैं आपको एक बॉक्सेस बना के बता रहा हूँ कि कहाँ जाएगा। ये 2 के लिए मैंने बताया, स्टार्टिंग 0 से होता है, ये इसके लिए, ठीक है। ये जो आउटपुट है ये इसके लिए रहेगा। अब जो सेकंड वाला मेरा आउटपुट है, जो ये इस टाइप से आ रहा है, यहाँ पर आपने लगाया % के बाद में 2, दैट मीन्स ये है कि आपको ये जो A की वैल्यू प्रिंट करनी है वो सेकंड कॉलम से प्रिंट करनी है। आप ये बोल रहे हो कि इस मैसेज के बाद जो A की वैल्यू प्रिंट होगी वो सेकंड कॉलम से प्रिंट होगी। ओके, सो मैं एक बार फिर से इसको बना लेता हूँ, थोड़ा सा आप समझें, ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ बन सकती है मेरी, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बनाया ये A, ये इक्वल टू ये 34, ठीक है, समझे आप बात को ध्यान से। तो यहाँ पर हम जो दे रहे हैं ये हो गया A, ये हो गया इक्वल टू, ओके, और यहाँ पर आएगा आपका 34, ओके, यहाँ पर आएगा 34, ओके। ये यहाँ पर ये जो 34 मैंने यहाँ बनाया है, ये 34 इधर थर्ड कॉलम में, 4 इधर थर्ड कॉलम में आएगा, ओके, इस टाइप से। ओके, सो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो A की वैल्यू है ये सेकंड से शुरू हो, सेकंड कॉलम से। सो देखें, ये 0 के लिए ये वाला, ये 1 के लिए ये वाला, और ये जो 34 शुरू हो रहा है ये सेकंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे गैप आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको देयर इज नो गैप। लेकिन आप जब इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये ऐसा बोल रहा है कि जो 34 जो प्रिंट होगा वो फोर्थ कॉलम से प्रिंट होगा, सेकंड से नहीं प्रिंट होगा। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। सो अगर मैं इस वाले के लिए बात करूँ, ओके, ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर आएगा A, यहाँ पर आएगा इक्वल टू। नाउ अब 34 के लिए हमको फोर्थ कॉलम से स्टार्ट करना। देखिए ये 0 है, ये जो कॉलम है ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम हो गया 2, ये कॉलम हो गया 3 और ये कॉलम हो गया 4। दैट मीन्स जो 34 स्टार्ट होगा वो यहां से चालू होगा, यहां पर आएगा 34। ये आपको ध्यान रखना, मतलब यहां पर आपको 2 कैरेक्टर का गैप दिखेगा इस वाले में। ओके, दैट मीन्स कि जब आप इस प्रकार का प्रिंटफ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो वैल्यू स्क्रीन के कौन से नंबर के कॉलम पर प्रिंट होगी। ओके, और जब आप लास्ट में नेगेटिव वैल्यू देते हैं, देखिए ये नेगेटिव वैल्यू, ये जो जितना भी आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू के साथ में, ये पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट साइड से प्रिंट करता है, यानी ये इधर से लेफ्ट साइड से प्रिंट करता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव वैल्यू की बात करूं, अगर मैंने नेगेटिव दिया है दैट मीन्स कि वो प्रिंट करेगा राइट हैंड साइड से। किधर से प्रिंट करेगा? वो प्रिंट करेगा राइट हैंड साइड से, तो वो इस साइड से प्रिंट करेगा, वो लेफ्ट साइड से प्रिंट नहीं करेगा। मतलब गेपिंग जो आएगी वो इधर आएगी, यहाँ पर गेपिंग आपको दिखेगी, यानी यहाँ से वो 34 प्रिंट कर देगा। ओके, लेकिन गेपिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी। मतलब आप चाहो तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड और आप चाहो तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं। इसके पहले जो प्रीवियस हमारे पास एक और प्रोग्राम था उसके बारे में तो मैं आपको, वो तो बेसिक प्रोग्राम है, इसका हम एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। ओके, सो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कंसोल मैंने स्टार्ट किया है। इस पर मुझे एक बेसिक, मैं बस आपको वो वाला प्रोग्राम बता रहा हूँ। ओके, stdio.tench then hash include conio.tench then void main। ओके, यहाँ पर मैंने लिया इंटीजर a इक्वल टू 34, सिंपल CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन। नाउ प्रिंटर, सो प्रिंटर
यहाँ पे मैंने बोला a इक्वल टू परसेंट ऑफ d, इसके आगे मैं लगा रहा हूँ \n सिंपली एंड देन a। ओके, ये पूरे का मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। सो मैंने कॉपी किया एंड देन इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सो पेस्ट, ओके। एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैंने इस वाले में यहाँ पर लिखा, सेकंड वाले में %2d, यहाँ पर लिखा %4d, यहाँ पर लिखा हमने %6d। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर मैंने लिखा %-6d, ओके। और ये मैंने printf लगा दिए। देन उसके बाद मैंने बोला get ch, इस प्रकार से सेमीकोलन, ओके। इसको मैं कंपाइल कर लूँ, सो देयर इज नो एरर, रन कर देता हूँ। सो आप देखें ध्यान से a इक्वल टू 34, दैट इज सिंपली, अगर मैं हमारा जो आउटपुट है उसको ध्यान से देखो तो a इक्वल टू 34 ये सिंपली आ रहा था हमारे पास में। और यदि मैं दूसरे वाले की बात करूं, सो a इक्वल टू 34 बिकॉज क्योंकि मैंने बोला था %2d, %2 दैट मीन्स कि 34 की जो वैल्यू है वो सेकंड कॉलम पे आनी चाहिए, 3 की वैल्यू। फिर मैंने आपको बोला %4d दैट मीन्स की जो a की वैल्यू जो 3 है वो हमारा फोर्थ कॉलम पे आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 की गैप आपको दिख रही है। फिर मैंने बोला 6d दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे 4 की गैप आपको दिख रही है। और जो आखिरी स्टेटमेंट है उसमें कर्सर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स कि उधर से आपका जो कर्सर है वो प्रिंट हो गया है और राइट हैंड साइड पे हमारा कर्सर पहुंच गया है। सो दैट मीन्स कि ये प्रिंट कहाँ से करेगा, राइट हैंड साइड से करेगा, लेकिन आपको गैपिंग यहाँ पर नहीं दिखेगी, यहाँ पर ये इतना पूरा पोर्शन खाली रहेगा, ओके। सो ये हमारा printf था, ओके। इसके अलावा आप चाहो तो जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हम और कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर अगर लेना चाहे तो कुछ कैरेक्टर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कैरेक्टर x ऑफ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिया अखिल सेमीकोलन, फिर एक लिया मैंने कैरेक्टर y सिंपली एंड देन मैंने यहाँ पे लिया सुमित, ओके। और मैं अगर इनको प्रिंट कराऊँ अखिल और सुमित को यहाँ पर, सो मैंने बोला printf और %n then %s then 20s, okay, and then \t then \t की जगह %20s x y सिंपली, ओके। सो अगर मैं अभी इस प्रकार से इसको कंपाइल करूं, सो यहाँ पर देखें आप ये 2020 का 20 कॉलम से आप ये स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पर ये पूरे बॉक्सेस आपको समझ में आएंगे, 0 से लेके जो कॉलम्स बने हमारे, ये जो A हमारा आ रहा है वो 20 कॉलम पे आ रहा है ना। तो यदि मैं इसको समझने का प्रयास करूं, सो सिंपली आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कि यदि मान लो मैं यहाँ पर कुछ कंसोल बनाऊं, समझे, मान लीजिए ये मेरी स्क्रीन लेफ्ट साइड से, ये इस प्रकार से हमारे कॉलम डिटेल है, यहाँ पर हम कुछ डिटेल डालेंगे, ओके। ऐसे इस प्रकार से मान लीजिए, ओके। इसमें हम कुछ नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, सो इट इज 0, फिर आ जाएगा 1 2 3 then 4 then 5 then
6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से कुछ नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। मैं अखिल का आपको बता रहा हूँ। अब उसने बोला कि क्या हमने यहाँ पे प्रोग्राम क्या दिया था, हमने दिया है प्रोग्राम की 20s। 20s का मतलब हुआ, इस प्रोग्राम को आप समझें, यहाँ पे दिया हुआ है 20s x की वैल्यू जो है वो 20s। 20s का मतलब होता है कि 20th कॉलम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो 20th कॉलम आएगा है ना, अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से, तो और ये मान लीजिए कि हमारा 20th कॉलम है, ये वाला, ये कॉलम हमारा 20th। तो जो अखिल हमारा प्रिंट हो रहा है वो यहाँ से प्रिंट हो रहा है इस प्रकार से, यानी यहाँ पर आपका A आ रहा है, 20th कॉलम पर आपका A आ रहा है। फिर जब आपका 21 कॉलम आएगा, यहाँ पर 21 एंड 22, तो 21 कॉलम पर आएगा आपका अगला वाला जो भी कैरेक्टर है, जैसे K है वो K यहाँ पर आएगा। सो ये 21 पे आएगा। तो कहने का मतलब है कि इतना हिस्सा छोड़ के वो प्रिंट हो रहा है। तो यही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जब आप इसको, जब आप देखेंगे, कंपाइल करेंगे, जब आप इसको रन करके देखेंगे, फिर से मैं एक बार रन करके कंपाइल करके आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 19th जो प्लेसेस है वो ब्लैंक छोड़ के 20th प्लेस पर आपका A प्रिंट हुआ है, और फिर 5 कैरेक्टर आपके होके अखिल बना, और फिर 15 कैरेक्टर छोड़ के, 15 कैरेक्टर ब्लैंक छोड़ के फिर सुमित का S प्रिंट हुआ है। ओके, सो इस प्रकार से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये जो हमारा इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इनसे आपको घबराना डरना नहीं है। ये प्रिंटअप में बेसिकली आपके कॉम्पिटिटिव वगैरह में पूछे जाते हैं, कैंपस प्लेसमेंट वगैरह में से क्वेश्चंस आते हैं। सो आप इस प्रकार से भी प्रिंटअप का यूज कर सकते हैं। आज के हमने वीडियो लेक्चर में प्रिंटअप के बारे में जाना। बेसिकली जो चीजें हमने पहले प्रिंटअप यूज किया था उससे हमें और भी बहुत सारी बातें प्रिंटअप के बारे में पता चली। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्कैनएफ के बारे में। फॉर्मेटेड जो फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट, उसमें हम स्कैनएफ के बारे में बेसिक जानकारी हमें मिलेगी। ओके, इस प्रकार से हम कंसोल इनपुट आउटपुट को खत्म करेंगे, फिर अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हम सारे पढ़ेंगे। ओके, सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो आप अपलोड करूं, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।